इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चला रही है। एक ऐसी ताकत जिसे हम देख तो बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन ईमानदारी से कहें तो इसके बिना हमारा एक भी दिन गुजारना लगभग नामुमकिन है। जरा सोच कर देखिए, हाथ में मौजूद एक छोटे से मोबाइल फोन से लेकर भारी भरकम ट्रेनों और लाइफ सेविंग अस्पतालों तक आज सब कुछ इसी एक ऊर्जा पर टिका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आखिर ये बिजली बनती कैसे है और ये इतनी दूर से हमारे घरों तक पहुँचती कैसे है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम एक छोटी सी चिंगारी के जन्म से लेकर कमरों तक पहुंचने के पूरे सफर को समझेंगे। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजली असल में क्या है, फिर इसे बनाने के अलग अलग तरीके, एक जनरेटर कैसे काम करता है, इस बिजली का लंबा सफर और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प तथ्य। तो चलिए बिना देर किए सीधे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। पहला, बिजली क्या है, यानी द माइक्रोस्कोपिक ट्रूथ, सूक्ष्म स्तर की सच्चाई। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करें तो बिजली और कुछ नहीं, बस एक तरह की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों के बहाव से बनती है। जब किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहने लगते हैं ना, तो बस उसी को हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे समझना हो तो ऐसे सोचिए जैसे ये अदृश्य कणों की एक तेज नदी हो जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से बहाकर ले जा रही हो। अब जरा इस बेहद साधारण से फॉर्मूले पर गौर कीजिए। चुंबक प्लस कॉइल बराबर बिजली। माइकल फैराडे का खोजा हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आज दुनिया भर में जो इतनी भारी मात्रा में बिजली बन रही है ना, उसका पूरा का पूरा रहस्य इसी एक छोटी सी लाइन में छिपा है। होता क्या है कि जब एक तांबे की तार की कॉइल के पास कोई चुंबक घूमता है तो बस विद्युत धारा पैदा हो जाती है। चलिए अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। हमारा दूसरा भाग है बिजली बनाने के तरीके, द मैसिव मशीन्स दैट पावर आवर वर्ल्ड। बिजली बनाने के मुख्य रूप से 4 बड़े तरीके हैं। पहला थर्मल यानी ताप विद्युत, दूसरा हाइड्रो यानी जल विद्युत जैसे कि अपना भाखड़ा बांध, फिर पवन ऊर्जा और आखिर में परमाणु ऊर्जा। पर इन सब में एक बहुत ही दिलचस्प बात कॉमन है। चाहे कोयला जलाकर पानी गर्म किया जाए, यूरेनियम का विखंडन हो, बहुत ऊंचाई से पानी गिरे या फिर तेज हवाओं का इस्तेमाल हो, इन सब का जो अंतिम भौतिक लक्ष्य है वो बिल्कुल एक ही है, किसी तरह टरबाइन को घुमाना। मतलब ऊर्जा का स्रोत चाहे जो भी हो, टरबाइन घुमाने का टारगेट सेम रहता है। हाँ, सबके अपने फायदे और नुकसान जरूर हैं। जैसे थर्मल में उत्पादन बहुत ज्यादा है तो प्रदूषण भी है, वहीं हाइड्रो में कोई प्रदूषण नहीं है, पर ऐसे बड़े बांध बनाना बेहद खर्चीला काम होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर नियम का कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है। तो मिलिए इस शांत विद्रोही से, यानी सौर ऊर्जा। बाकी तरीकों से बिल्कुल अलग। इसमें कोई टरबाइन वगैरह नहीं घूमता। सोलर पैनल सीधे सूर्य के प्रकाश को पकड़ते हैं और उससे बिजली में बदल देते हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं होता, एकदम मुफ्त और प्रदूषण मुक्त। हालांकि इसकी बस एक ही छोटी सी सीमा है, रात के वक्त या बहुत ज्यादा बादल होने पर ये उतनी कुशलता से काम नहीं कर पाता। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग पर, जनरेटर कैसे काम करता है, द हार्ट ऑफ द पावर प्लांट। असल में जनरेटर ही वो मुख्य मशीन है जो उस यांत्रिक ऊर्जा को पकड़कर विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसके मुख्य भाग बहुत ही सिंपल हैं। एक घूमने वाला रोटर, एक स्थिर रहने वाला स्टेटर, एक चुंबक और तांबे की तार। याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने माइकल फैराडे के नियम की बात की थी? बस बिल्कुल वही विज्ञान यहाँ काम कर रहा है। जैसे ही रोटर घूमता है, तांबे की तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है और सच मानिए उसी जादुई बदलाव से हमारी बिजली पैदा होती है। ठीक है, बिजली तो बन गई, लेकिन ये दूर दराज के पावर प्लांट से हम तक पहुंचती कैसे है? यही है हमारा चौथा भाग, बिजली का सफर, फ्रॉम द प्लांट टू द प्लग। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। पहले चरण में पावर प्लांट में बिजली बनती है। फिर दूसरे चरण में एंट्री होती है ट्रांसफार्मर की, जो वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ताकि बिजली बिना अपनी ऊर्जा खोए सैकड़ों किलोमीटर की लंबी दूरी आसानी से तय कर सके। तीसरे चरण में ये उन बड़ी बड़ी हाई टेंशन तारों यानी ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए हमारे शहरों तक पहुंचती है,
फिर चौथे चरण में सबस्टेशन पर आकर सुरक्षा के लिहाज से इस वोल्टेज को वापस कम कर दिया जाता है। और फाइनली पांचवें चरण में मीटर और हमारी गली मोहल्ले के तारों से होते हुए ये हमारे घरों तक एकदम सुरक्षित रूप से पहुंच जाती है। मतलब इस पूरे लंबे सफर में वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर सच में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। अब इस सफर में जो करंट बहता है वो भी दो तरह का होता है। पहला है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है और यही कारण है कि ये लंबी दूरी की यात्रा और घर के भारी उपकरणों के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ये बिना भटके केवल एक ही दिशा में बहता है, जो बैटरी और हमारे छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम चरण पर, हमारा पांचवा भाग, रोचक तथ्य और उपयोग, द इम्पैक्ट ऑफ द इनविजिबल स्पार्क। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भारत आज दुनिया के टॉप बिजली उत्पादक देशों की लिस्ट में शामिल है। यहाँ कोयला, जल और सौर ऊर्जा जैसे कई स्रोतों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने से लेकर अस्पतालों में जीवन रक्षक मशीनों तक और खेतों में पानी देने वाले पंपों से लेकर इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और हमारी तेज रफ्तार रेलवे तक, ये बिजली ही हमारे आधुनिक जीवन और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे मजबूत रीढ़ है। इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा थॉमस एडिसन से जुड़ा है। लोग अक्सर ये मान बैठते हैं कि उन्होंने बिजली का ही आविष्कार कर डाला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजली तो इस ब्रह्मांड में, प्रकृति में हमेशा से मौजूद थी। एडिसन ने असल में पहले व्यवहारिक लाइट बल्ब को लोकप्रिय बनाने का काम किया था। उनके बस इस एक कदम ने इस अदृश्य शक्ति को हम सबके घरों के लिए उपयोगी और दिखने लायक बना दिया। और सच कहें तो इसने मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, ये प्रकाश की गति है। और ये जानकर सच में हैरानी होती है कि हमारे घरों के तारों के भीतर दौड़ने वाली ये अदृश्य ऊर्जा लगभग इसी गति से सफर करती है। सोचिए, बिजली अपने आप में पूरी तरह से अदृश्य है, कोई इसे देख नहीं सकता। हम केवल इसके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं, जैसे किसी बल्ब का चमकना या फिर सामने स्क्रीन का रोशन होना। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी और प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हमारी पूरी दुनिया इस अदृश्य शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है। जनरेटर से लेकर ट्रांसफार्मर तक का पूरा विज्ञान तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगली ऊर्जा क्रांति हमें कहाँ ले जाएगी। जब हम जीवाश्म ईंधन को छोड़कर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, तो वो बदलाव आखिर कैसा होगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ऊर्जा के इस रोमांचक सफर को समझने की ये प्रक्रिया सच में बहुत ही शानदार रही।